इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा का अध्याय 2 का चौथा भाग। और इससे पहले अध्याय 2 के 3 भाग मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका चौथा भाग यानी कि पेज नंबर 20 से। पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है, क्या किसी पौधे के बीज जड़ के प्रकार और पत्ती के श्रविन्यास में परस्पर संबंध है? यानी कि क्या किसी पौधे के बीज जड़ के प्रकार और पत्ती के श्रवन्यास में संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते हैं। क्रियाकलाप 2.8 आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। क्या करें? चने और मक्का के बीज लें, उन्हें 2-3 दिन के लिए पानी में डाल दें। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। उसके बाद क्या करें? चने के बीज का आवरण यानी चने के ऊपर जो आवरण होता है उसे हटाकर बीजों को देखें, संरचना देखें उनकी। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। अब क्या करें? चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें यानी उनकी संरचना को ध्यान से देखें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न? वे समान हैं या फिर भिन्न अलग हैं? जैसे ये बीज दिए हुए हैं, ये है द्विबीजपत्री यानी कि चना। चना का बीज कैसा है? द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री यानी कि मक्का। मक्का का बीज कैसा है? एक बीजपत्री है मक्का का। चित्र 2.6 द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज यानी कि ये हो गया द्विबीजपत्री बीज और ये हो गया एक बीजपत्री बीज। आगे है, आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभाजित चित्र 2.6 का होते हैं। यानी कि चने का बीज कैसा होता है? 2 भागों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक भाग को बीजपत्र यानी कि कोटिलीडन कहा जाता है। बीजपत्र यानी कि कोटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्र यानी कि डाइकोटिलीडन्स क्या कहा जाता है? डाइकोटिलीडन्स या डाइकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइकोटिलीडन्स या फिर डाइकोट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। मक्का के बीज में क्या होता है? एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधे को एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलीडन्स यानी कि मोनोकोट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के श्रविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी श्रविन्यास और मूसला जड़तंत्र होता है। यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है? जालिका रूपी श्रविन्यास होता है और मूसला जड़तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर श्रविन्यास और झकड़ा जड़तंत्र होता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। अब किसके बारे में? जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। यह है 2.2 जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। अब क्या सीखेंगे? जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं, यानी पौधों की तरह जंतु भी भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आपने कभी ये सोचा है कि इतने प्रकार के जो जंतु हैं उनके समूह हम कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। यानी कि हमने 2.3 में कुछ जंतुओं के समूह बनाए हैं। आइए इनमें से कुछ और विस्तार से चर्चा करें। अब हम क्या करेंगे? इनमें से कुछ और पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 20। अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 21 पर। कितने पर? पेज नंबर 21।
पेज नंबर 21 पर है क्रियाकलाप 2.9। आइए पता लगाएं कौन सा है क्रियाकलाप 2.9। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है, यानी क्या किया था, ये है क्रियाकलाप 2.2। उसमें हमने जंतुओं की गति को अंकित किया था। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, यानी कि जो जंतु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से जाते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। अब हम क्या करेंगे, जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जानेंगे। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है, यानी ये चित्र दिया है 2.7 ये वाला, इसमें अनेक प्रकार के जंतु दिखाए गए हैं। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं, यानी कि इसके अलावा आप भी इसमें और जीव जंतु जोड़ सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब जंतु गति करते हैं तो शरीर के कौन से भाग का प्रयोग करते हैं, ये हमें बताना है। तो ये जंतुओं का चित्र दिया हुआ है। आगे दिया है इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं को क्या करना है, तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करना है। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें। क्या करें, इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को हमें देखना है और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। और हमें ये बताना है कि कौन सा जंतु शरीर के कौन से अंग से गति करता है। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या है, तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यानी ये हो जाता है आपका पेज नंबर 21। अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पर ये तालिका दी गई है। तालिका 2.5 जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग, यानी कि जंतुओं के नाम होंगे और वो शरीर के कौन से अंग से गति करते हैं ये बताना है। जैसे ये है क्रम संख्या है, जंतु का नाम है, गति का प्रकार यानी वो किस प्रकार की गति करते हैं, वही है गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग, यानी कि वे शरीर के कौन से अंग से गति करते हैं। जैसे सबसे पहले चींटी है, जंतु का नाम क्या है, चींटी। अब गति का प्रकार, चींटी क्या करती है, रेंगती है। अब शरीर के कौन से अंग से रेंगती है, वो टांगों से रेंगती है, टांगों से चलती है। दूसरे नंबर पर है बकरी। बकरी का गति का प्रकार क्या होगा, चलना और कूदना, यानी बकरी चलती है और कूदती है, किससे, टांगों से। आगे है तीसरे नंबर पर कबूतर। कबूतर चलना और उड़ना, यानी चलता है और उड़ता है, किससे चलता है, पैरों से, उड़ता किससे, पंखों से, यानी पैर और पंख। चौथे नंबर पर है मक्खी। चलना और उड़ना, यानी मक्खी चलती है और उड़ती है, पैरों से चलती है, पंखों से उड़ती है। आगे है पाँचवें नंबर पर मछली। मछली कैसे गति करती है, मछली तैरती है, किससे, पंख यानी पख होते हैं उसके, उनसे तैरती है वो। आगे अन्न दिया हुआ है, अन्न में हमने लिख दिया सांप। सांप क्या करता है, रेंगता है, कैसे रेंगता है, शरीर के कौन से भाग से, पूरा शरीर, यानी कि पूरे शरीर के भाग से रेंगता है, यानी कि पूरे शरीर का प्रयोग करता है वो रेंगने में। सातवें नंबर पर है गाय। गाय क्या करती है, चलना, गाय चलती है, किससे, टांगों से। आठवें नंबर पर शेर। चलना, दौड़ना, कूदना, यानी चलता है, दौड़ता है, कूदता है, किससे, शरीर के कौन से भाग से, तो टांगों से। यानी ये हो गई हमारी तालिका 2.5। आगे है तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि ये तालिका जो हमने देखी है, इस तालिका के आधार पर हम कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है, यानी जो जंतु होते हैं अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है और शरीर के अलग अलग भाग से वो गति करते हैं। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, यानी जंतु क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं,
कूद या फांद सकते हैं, कूद सकते हैं और फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। यानी कि जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने शरीर के अलग अलग भागों का प्रयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं। यानी पंखों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, पैरों से जा सकते हैं या दूसरे अंग भी हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हमने क्या पहचाना? हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना है। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। यानी कि हम जंतुओं को गति के आधार पर उनको समूहों में बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि वो कई प्रकार से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी इनमें से हम कोई सी भी विशेषता लेकर अलग अलग समूह बना सकते हैं। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उसकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि पौधों की भांति, पौधों की तरह ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे है वैज्ञानिक परिचय। क्या है वैज्ञानिक परिचय? इसमें दिया है जानकी अम्माल। कौन है? जानकी अम्माल। 1897 से 1984 तक एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। ये कौन थी? एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। इनका काम क्या था? पर्यावरण से संबंधित सभी कार्य करती थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता को प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ, क्या साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें? साइलेंट वैली बचाओ में। ये आंदोलन हुआ था साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये हमारा पेज नंबर 22 पर। अब हम पढ़ते हैं आगे पेज नंबर 23। कौन सा? पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर है सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। यानी कि यहाँ पर साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के बारे में बताया गया है। यह केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। कहाँ की कहानी है? केरल में पालक्काड जनपद के जंगल की एक वास्तविक कहानी है। यह अछूत सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। यानी ये आंदोलन कितने वर्षों तक चला? साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन 10 वर्षों तक चला। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। यानी साइलेंट वैली को किस प्रकार से बचाया गया था उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे है 2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। यानी कि अलग अलग परिवेश में पौधे और जंतु। संभव आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। यानी कि अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं अलग अलग परिवेश में अलग अलग स्थान पर रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया।
क्या किया है, तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया है। यानी कौन सा जीव जंतु शरीर के कौन से अंग से गति करता है, ये भी हमने जाना। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है, यानी जंतुओं की जो गति होती है उनके परिवेश पर निर्भर करती है, तो हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। उदाहरण के रूप में किसको लेते हैं, मछली को लेते हैं और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए उसके पास धारा रेखित क्या होता है, धारा रेखित यानी कि स्ट्रीम लाइन्स क्या होते हैं, स्ट्रीम लाइन्स। शरीर और पख यानी कि फिन होते हैं, जिनसे मछलियां तैरती हैं उन्हें पख या फिर फिन कहते हैं। चित्र 2.8 क यहाँ पर दिया है, चित्र 2.8 क ये वाला, ये मछली का चित्र है। बकरी घास वाले मैदान में रहती है। बकरी कहाँ रहती है, बकरी घास वाले मैदान में रहती है। मछली जल में रहती है, जबकि बकरी घास वाले मैदान में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। किससे चलती है, टांगों की सहायता से। चित्र 2.8 ख ये चित्र दिया है बकरी का, चित्र 2.8 ख। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी जंतुओं की जो आकृति होती है, आकार होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। मछली किससे तैरती है, अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। तो दोनों में कितनी भिन्नता है। ये दिया है चित्र 2.8 जंतु द्वारा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। यानी ये पंखों से चलती है, पंखों से तैरती है, पख बोलते हैं जिन्हें, और ये टांगों से चलती है बकरी। आगे क्रियाकलाप 2.10, आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें। किसको देखें, तालिका 2.6 को देखें और श्यामपट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। और क्या करें, श्यामपट्ट पर उसके जैसी दूसरी तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाएं जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। यानी उनकी सूची बनानी है जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकती हैं। उसके अलावा आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 23 तक कंप्लीट। इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।